वेलकम टू स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है और एनिमल्स में किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं किसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, जो आपका एनिमल बॉडी है या ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। को डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, और हर एक जो आपका ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो स्पेशलाइज्ड है किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एक्स्ट्रा। तो अब इन सब चीज़ों, क्योंकि सब जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब अगर ये सारे सिस्टम अपना अलग अलग से ही काम करें और एक दूसरे सिस्टम के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस। देखिए, इसका मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स का, जैसे एनिमल्स की बात करें या कोई भी आपका हर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उन सब का एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करना, सो दैट कि किसी भी स्टिमुलस के लिए हम प्रॉपर रिएक्शन दे सकें। क्योंकि जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन करते हैं, बेसिकली वो किसी न किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड ही करते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ा है स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बेसिकली हम जो भी कहते हैं कि हमने जो भी काम किया, जो भी हम किसी भी तरह का काम करते हैं, वो बेसिकली हम रिस्पॉन्ड ही करते हैं किसी ना किसी स्टिमुलस को। तो कोऑर्डिनेशन समझ गए। अब है डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। जैसे भी मैंने कहा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम अलग से काम नहीं कर सकता, ऑल्दो तो उनके सबके फंक्शंस अलग हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल आइसोलेट होकर, एक दूसरे से आइसोलेट होकर, अलग होकर वो काम नहीं कर सकते। तो डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन as there are interdependent and work in harmony to maintain a physiological equilibrium called homeostasis inside the body। कोई भी ऑर्गन जो है वो आइसोलेशन में रहकर अलग सा काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे ही जो ऑर्गन सिस्टम है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ये सब मिलकर एक हार्मनी में, एक समन्वय में काम करते हैं तो आपके बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे हमारी बॉडी में सारा फ्लूइड बैलेंस, सारा टेम्परेचर बैलेंस, तो जितने भी हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहें, एक इक्विलिब्रियम में रहें, उसी स्टेट को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज अंडर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एनिमल्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप के टिश्यूज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ओके, देन विल सी व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या है? इट इज़ अ चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट्स रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस क्या है? कोई भी सडन चेंज। देखिए, कोई भी एकदम से कोई भी चेंज आप नोटिस करते हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्स करते हो। जैसे एकदम से आप गर्म चीज़ में हाथ लगा दो तो हाथ आपका एकदम से वापस आता है, तो यानी कि वो जो सडन चेंज हुआ, ठीक है, हीट जो थी सडन चेंज थी आपके लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टिमुलस क्या है? ये एक चेंज है या तो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास, जो कि उसमें इनिशिएट करता है कि वो रिस्पॉन्स करे। रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू स्टिमुलस। उस स्टिमुलाई के लिए जो भी हम रिएक्ट करते हैं उसे ही रिस्पॉन्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ओके, जो स्टिमुलाई है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हीट हो गया, लाइट, साउंड, वाटर, विंड। इन सब सडन चेंजेस, इन सब चीज़ों में कोई भी सडन चेंज होता है उसके लिए जो आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने कहा एकदम से आप अंधेरे में लाइट में चले जाओ, तो ये क्या है? ये भी एक स्टिमुलस है, ठीक है। सडन चेंज हो गया आपके लिए तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, तो ये क्या है? लाइट। ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। देन साउंड, ज़ोर से आवाज़ सुनते हैं, कान बंद कर लेते हैं,
अगर आपके ऊपर एकदम से कोई वाटर फेंक दे तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स करोगे। वैसे तेज़ हवा चल रही है तो भी आप किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाओगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये सारे क्या हैं, आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। सेकेंड आपका इंटरनल स्टिमुला है, जैसे नाम से पता चल रहा है इंटरनल यानी कि ऑर्गेनिजम्स के विद इन बॉडी ही कोई सडन स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है। इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, इट मे बी ड्यू टू हार्मोन्स, एसिड्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा। क्या कह रहा है, इंटरनल स्टिमुलाई क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स की इनसाइड बॉडी के अंदर ही होगा। और किस वजह से होगा, कोई भी केमिकल चेंज, हार्मोन्स आर ऑल्सो केमिकल्स, तो किसी भी तरह का केमिकल चेंज अगर बॉडी के अंदर होता है उसके लिए आप रिएक्ट करते हो, तो वो सारे क्या होंगे, आपके इंटरनल स्टिमुलाई होंगे। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी भी तरह की डिज़ायर आपके अंदर प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए आप रिएक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, आपकी स्टिमुलस हुई और ये विद इन द बॉडी है। दैट्स व्हाई विल से दीज आर इंटरनल स्टिमुलाई। हंगर, थर्स्ट और एनी टाइप्स ऑफ डिज़ायर, दीज आर ऑल इंटरनल स्टिमुलाई। नाउ विल सी, जैसे हमने कहा स्टिमुलस है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स करोगे यानी कि रिएक्ट करोगे। रिएक्शन में आपकी मूवमेंट्स ही आएंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, मूवमेंट्स जो होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती हैं आपकी ग्रोथ मूवमेंट और एक होती है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट नाम से पता चल रहा है, अगर आपका बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट आपको दिखाई देती है दैट इज़ योर ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ स्टेम टूवर्ड्स लाइट एंड मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स सॉइल। स्टेम जो है हमेशा लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ को बढ़ता है, तो ग्रो होने की वजह से आपको वो मूवमेंट दिखाई देती है। वैसे रूट जो हैं वो टूवर्ड द सॉइल, या जैसे अगर कुछ प्लांट जो आपके एक्वाटिक हैं आप पानी में लगाते हो, किसी बॉटल में लगाते हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल में, तो आप रूट की भी मूवमेंट देख सकते हो जब रूट जो है वो नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स है वो किस में देखने को मिलती हैं, तो वो मिलती हैं आपको ज़्यादातर प्लांट्स में देखने के लिए। प्लांट्स यूजली शोज ग्रोथ मूवमेंट्स। वेराज दूसरी टाइप के जो मूवमेंट्स हैं दोज आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो, नॉन ग्रोथ है तो ये होती है आपकी एनिमल्स में। ठीक है, हमारे अंदर जो भी आपकी ग्रोथ मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्लो होती हैं तो वो उतनी ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं। लेकिन जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है कैट रनिंग टू कैच अ माउस। ठीक है, तो कैट आपको साफ साफ भागती हुई दिखेगी, कैसी मूवमेंट है, नॉन ग्रोथ। जॉ मूवमेंट इन कड च्यूइंग एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं जुगाली करने वाले जो कड को च्यू करते हैं उनमें आप जॉ की मूवमेंट दे सकते हो, कैसी है, ग्रोथ तो नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स किस में देखने को मिलती हैं, एनिमल्स में। एनिमल्स यूजुअली शोज नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। और जो सारी ही मूवमेंट्स हैं वो इंक्रीज करती हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब तक मूवमेंट्स हैं तभी तक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है। तो मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ ऑल दीज मूवमेंट्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड, इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन कंट्रोल। तो ये सारे मूवमेंट जो होते हैं किसी ना किसी वजह से कंट्रोल होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे अंदर। तो ऑल दीज मूवमेंट्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट सिस्टम टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। क्या कह रहा है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक डेफिनेट टाइप का सिस्टम है जो किस तरह की सारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एज प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एज इन एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जैसे हमारे अंदर ब्रेन है जो कि सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की, एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, डिटेल में अभी देखेंगे हम ह्यूमंस के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर क्योंकि वैसा कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट्स यूज ओनली हार्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्लांट्स के पास क्या है, सिर्फ हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली केमिकल्स होते हैं और वही प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। दस प्लांट्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे, क्योंकि अब उनके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं जो कि बहुत सारी आपकी चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। तो प्लांट जो है रिएक्ट तो करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं जितने एनिमल्स करते हैं। नाउ प्लांट्स एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज टू लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच एक्स्ट्रा। अब हम देखेंगे डिटेल में। हमने जो कहा प्लांट जो है स्टिमुलस के लिए जो है वो रिएक्शन तो दिखाते हैं और ये रिएक्शन जो है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस कैसा है। अगर स्टिमुलस की तरफ को है वो मूवमेंट तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अगर उस स्टिमुलस से अवे दूर की तरफ है तो उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अब देखेंगे प्लांट्स में किस तरह की मूवमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स।
ओके तो दो तरह की मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में जो देखने को मिलती हैं, वन इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड वन इज़ नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक, नेस्टिक. ट्रॉपिक आर डायरेक्शनल एंड नेस्टिक आर नॉन डायरेक्शनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिटेल में देखते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स in response to stimulus. The movements can be towards the stimulus or away from the stimulus. क्या बोला? ट्रॉपिकल मूवमेंट्स वो होती हैं जो डायरेक्शन ओरिएंटेड हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी, या कौन से डायरेक्शन में, या तो स्टाइमुलस की तरफ को या स्टाइमुलस से बिल्कुल अपोजिट, अवे फ्रॉम द स्टाइमुलस. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट. तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ लाइट स्टेमुलाई. For example, stem moves towards a source of light called positive phototropism, while roots move away from the source of light called negative phototropism. What it says, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, फोटोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ लाइट. किस तरफ से लाइट फॉल कर रही है उस प्लांट के ऊपर, तो वो उसके लिए क्या है? स्टेमुलाई है. अब उस स्टेमुलाई है तो ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा. तो जो स्टेम है प्लांट का वो किस तरफ को ग्रो करता है? टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, लाइट की तरफ को वो बढ़ता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, जबकि रूट्स जो हैं वो कहाँ को मूव करती हैं? अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट अगर ऊपर से फॉल कर रही है तो रूट्स कैसे करती हैं? नीचे की तरफ को ग्रो करती हैं. तो दैट्स वाई रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं. फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ड्यू टू लाइट. लाइट क्या है? स्टेमुलाई. सनलाइट इज स्टेमुलाई और उसके लिए मूवमेंट शो कर रहा है. तो दो तरह की मूवमेंट होगी, या तो पॉजिटिव यानी कि टूवर्ड्स द लाइट, या फिर अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो एग्जाम्पल में आ गया स्टेम एंड रूट. When growing plants detect light, a plant hormone known as auxin is formed at shoot tip. This helps in elongation of cells, thus plant bend towards the light. ठीक है, इसे आगे भी हम डिटेल में देखेंगे अभी जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे. तो इसमें एग्जांपल दिया है फोटोट्रॉपिज्म के लिए ही. जैसे जैसे आपका प्लांट जो है लाइट को डिटेक्ट करता है तो उसके अंदर एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है, दैट इज ऑक्सिन. वो बनता है कहाँ पे? शूट के टिप पे. ठीक है, शूट क्या होता है? अपर पार्ट, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज शूट. तो उसका बिल्कुल जो टिप होता है उसके ऊपर ये फॉर्म होता है ऑक्सिन, और ये इसका काम क्या है? ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है. तो दिस हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल. उससे सेल बड़ी होती हैं तो वो मूव करती हुई दिखेंगी, इसलिए प्लांट जो है वो लाइट की तरफ को बेंड करता है. तो दिस वॉज योर फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म. सेकेंड वन इज जियोट्रॉपिज्म. जियो मतलब धरती को बोलते हैं, ग्राउंड, एंड ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट. तो ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. ठीक है, जियो मीन्स अर्थ. तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल है यानी ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है टूवर्ड्स अर्थ गिरती हैं, एंड जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है. तो हमने क्या कहा? जो भी प्लांट के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन, उनका झुकाव किस वजह से? ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ की वजह से. दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. जैसे स्टेम है, अब धरती खींच रही है नीचे की तरफ को, लेकिन स्टेम ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ को. तो स्टेम क्या शो कर रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वाइल रूट्स जो हैं टूवर्ड्स द अर्थ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं. तो विल से वाइल रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ओके, नेक्स्ट इज योर हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स वाटर. तो जो रूट्स है हमेशा जिस तरफ को पानी होगा, अगर आपने कंटेनर में आपने किसी फ्लावर पॉट में फ्लावर लगाया है और अगर मान लो वो थोड़ा टेढ़ा रखा है और पानी एक तरफ को ज़्यादा है उसमें, तो रूट जो है हमेशा वो पानी की तरफ को ग्रो करेंगी. तो ये जो मूवमेंट है रूट्स की टूवर्ड्स द वाटर, इसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट. तो पानी की जगह से वजह से जो मूवमेंट, पानी क्या हुआ? इसके लिए स्टिमुलाई हुआ और उसकी वजह से रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन दे रही है, मूव कर रही हैं, तो दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. ओके, तो मूवमेंट कैसी होती है? जो प्लांट है, प्लांट इज एबल टू सेंस दिस एट द रूट कैप. जैसे उसको पानी जो है, पानी आसपास है, वो सेंस कर लेता है जो रूट के टिप से, रूट कैप, एंड देन सेंडिंग सिग्नल टू द इलोंगेशन पार्ट ऑफ द रूट. तो रूट को जहाँ से ग्रो करना है वहाँ पर वो सिग्नल सेंड करता है इसी हार्मोन केमिकल की फॉर्म में, और वो जो पर्टिकुलर पार्ट है रूट का फिर वो लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है. ठीक है, तो पानी की वजह से मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो रूट्स कैसी हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, वेयर एज स्टेम जो है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म
शो करता है। रूट्स हमेशा पानी की तरफ को, तो पानी की तरफ टुवर्ड्स द वाटर पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द वाटर इज नेगेटिव। तो आपको सभी के एग्जाम्पल में स्टेम और रूट लिख सकते हैं। आपने बस याद रखना है जिस तरफ को स्टेमुला है अगर उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट है तो दैट इज़ पॉजिटिव, और उसे अवे फ्रॉम दैट है देन इट इज़ नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो ड्यू टू केमिकल यानी कि केमिकल जो है कोई भी वो उसके लिए स्टेमुलस है और उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। तो मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टेमुलस, फॉर एग्जांपल पॉलन ट्यूब ग्रोज टूवर्ड्स अ ओवरी। ठीक है, तो जो पॉलन ट्यूब होती है, जैसे पॉलिनेशन में आपने पढ़ा है सब कुछ, तो जो पॉलन ट्यूब है वो हमेशा किस तरफ को ग्रो करती है, जिस तरफ को ओवरी होती है, क्योंकि वहाँ से पर्टिकुलर केमिकल्स जो हैं उसको वो सेंस करती है और उसी की वजह से उसी की तरफ को उसकी ग्रोथ होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स इन अ ड्रॉप ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग कार्बन एंड बोरोन। इट विल लीड टू बेंडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जैसे एग्जाम्पल एक्टिविटी है ये, आप करके देख भी सकते हैं। अगर इट कैन बी ऑब्जर्व बाय जर्मिनेटिंग, अगर एक पॉलन ग्रेन को आप जर्मिनेट करते हो, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को, ये कीमोट्रोपिज्म दिखा रहा है पॉलन ग्रेन में। तो आपका ये पॉलन ग्रेन है, इसमें अगर आपने यहाँ पर कार्बन या बोरोन, ठीक है, एक मीडियम में इसको डाला है, अ ड्रॉप ऑफ न्यूट्रन, ठीक है, इस पूरे पॉलन ग्रेन पे आपने एक ड्रॉप डाली है जिसके अंदर क्या है, कार्बन एंड बोरोन है, दोनों केमिकल्स हैं। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये है पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट है कार्बन और बोरोन, और यहाँ पे जो पॉलन्स हैं देखो इस तरह की, इनकी जो आपके देख रही है टिप जो है किस तरफ को मूव कर रही है, टूवर्ड्स द दीज केमिकल्स। यहाँ से भी दे सकते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉलन ट्यूब है वो किस तरफ को ग्रो कर रही है, जिस तरफ को केमिकल्स को सेंस कर रही है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म में आपने ये पॉलन ट्यूब जो कि टुवर्ड्स द ओवरी जाती है, ग्रो करती है, इसको लिख सकते हो आप इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ टच स्टिमुलस। थिग्मो मतलब टच, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो टच जो है स्टिमुलस होगा इसके लिए, और उसके लिए जो रिस्पॉन्ड करोगे वो उसकी मूवमेंट शो करेगा। तो ये है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। ये देखिए, द ग्रोइंग टेंड्रिल ऑफ अ प्लांट स्टार्ट्स कॉइलिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कमिंग इन टच विद द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे पी प्लांट है उसमें भी आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे, है ना, टेंड्रिल जो ऐसे गोल गोल से पतले पतले से उसकी जो टेंड्रिल्स है ना साइज निकले होते हैं, पतले से आपको बाल की तरह दिखते हैं, लंबा सा। तो जो ग्रोइंग टेंड्रिल हैं जैसे वो सेंस करते हैं आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अराउंड उसको कॉइल कर लेते हैं, कॉइलिंग बना देते हैं। तो यानी कि जैसे वो उस ऑब्जेक्ट में टच होते हैं तो इनके टच को उसने सेंस किया, टच क्या है, थिग्मो, तो टच को सेंस किया और अपने आप को फटाफट उसके अराउंड जो है वो मूवमेंट शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो वहीं पर ग्रो करता है। तो टेंड्रिल्स जो हैं पी प्लांट के आर सेंसिटिव टू टच। व्हेन द टेंड्रिल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टच को जैसे वो सेंस करेगा, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो सो रैपिडली एज द रिमेनिंग पार्ट। देखिए जैसे आपका ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसको उसने सेंस कर लिया तो यहाँ पे वो कॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो और वाला बाकी वाला पार्ट है वो अपना अपना ग्रो करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐसे कॉइलिंग कर देगा तो जैसे वो टच में आएगा तो उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने बाकी वाले पार्ट्स की होगी। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, द टेंड्रिल्स विच कम इन कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग, द पार्ट ऑफ दैट टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो सो रैपिडली, ना, तो वो उतनी तेज ग्रो नहीं करता जितना कि बाकी पार्ट्स करते हैं। दिस लीड्स टू कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट शोइंग सर्कमन्यूटेशनल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो इस तरह से जो ये टेंड्रिल की मूवमेंट है यहाँ पे आपको दिस इज द कॉइलिंग, है ना, जो इस तरह से कॉइल कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि बाकी वाले पार्ट्स में अच्छे से ग्रो कर रहा है काफ़ी फास्ट, लेकिन यहाँ पर उसकी ग्रोथ कम हो रही है। इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं सर्कमन्यूटेशनल मूवमेंट, और खाली न्यूटेशनल मूवमेंट भी कहते हैं, आप टेंड्रिल्स में देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा दो तरह की मूवमेंट्स प्लांट्स में, फर्स्ट टाइप की देख ली हमने ट्रॉपिक, अब देखेंगे हम नेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, नंबर 2 इज नेस्टिक मूवमेंट्स। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्शनल है, ये है नॉन डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल
दे आर नीदर टूवर्ड्स स्टाइमुलस नॉर अवे फ्रॉम स्टाइमुलस। ठीक है, होती तो स्टाइमुलस की वजह से ही है मूवमेंट्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन में नहीं होती। दैट्स वाई दीज आर नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेंगी, तो इन्हें कहते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट्स। फर्स्ट वन इज और फोटोनेस्टिक, फोटो मतलब लाइट और नेस्टिक मतलब नॉन डायरेक्शनल। तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट, दीज आर मूवमेंट्स ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिलेशन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही आपकी लाइट फॉल करती है फूल पत्तों पे, तो वो क्या करते हैं, चारों डायरेक्शन में वो फैल जाता है। ठीक है, पूरा आपने देखी होंगी, पूरी पेटल्स खुल जाती हैं जब फ्लावर की। तो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिलेशन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल मून फ्लावर, ठीक है, चंद्र पुष्प जिसको कहते हैं, एंड लोटस ओपन विद इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी एंड क्लोज विद डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। और भी एग्जाम्पल है, डैंडलियन फ्लावर हो गया, या बहुत सारे फ्लावर्स में आप ये चीज़ देख सकते हो, जैसे ही सनलाइट उस पर फॉल करती है तो वो पूरी तरह से खिल जाते हैं। ठीक है, हर डायरेक्शन में खिलेंगे, दैट्स वाई नेस्टिक मूवमेंट है। और जब जैसी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दोनों में ही जो है स्टाइमुलस तो फोटो यानी कि लाइट है, लेकिन दोनों में ही कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है कंपेयर टू द स्टाइमुलस। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। तो फर्स्ट ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट, सेकंड वन इज योर सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स, तो ये सारा सिस्मोनेस्टिक मतलब किसी मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच, शॉक, फास्ट मूविंग विंड, रेन ड्रॉप एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से अगर उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट होती है, देन दिस इज कॉल्ड सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। In some parts of plants, seismonestic movements is seen in stigmas, stamens and leaves। तो ये सारे फ्लावर के पार्ट्स हैं, आपने पढ़ा है, स्टिग्मा, स्टेमन्स एंड लीव्स। तो इन सब में अगर किसी भी स्टेमुलस की वजह से मूवमेंट आती है तो उसे हम सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप अच्छे समझ सकते हो, टच मी नॉट जो फ्लावर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, या इसको लाजवंती भी कहते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो, टच करते ही वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, और तो वो मूवमेंट कैसी है, नेस्टिक, क्योंकि वो आपने टच किया, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी साइड से टच किया। ठीक है, वो सारी ही लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो वो क्या हुई, नेस्टिक मूवमेंट। एक एग्जांपल टच मी नॉट हो गया, दूसरा इज बायोफाइटम, सेंसिटिवम, और तीसरा हो गया आपका नेप्ट्यूनियम। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट के। सिस्मोनेस्टिक मतलब कोई भी तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस, चाहे आप उसको टच करो या कोई शॉक लग जाए उसको, या बहुत तेज़ हवा तूफान की वजह से मूवमेंट्स हो जाए, तो ये होंगे आपकी सारी सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज योर थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो थर मतलब हीट, टेम्परेचर, गर्मी की वजह से, नेस्टिक मतलब हर डायरेक्शन में मूवमेंट। तो सच मूवमेंट्स अकर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट ओपन विद द राइज इन टेम्परेचर एंड क्लोज विद द ड्रॉप इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर या हीट बढ़ती है, हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है ऑब्वियसली, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो खिल जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी नेस्टिक मूवमेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। दैट्स वाई थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज योर nictinestic movement। nictinestic movement, such movements is caused due to the variation in light and temperature। ठीक है, तो बेसिकली ये फोटो और थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स के अंडर ही आता है आपका nictinestic मूवमेंट। ठीक है, तो इस मूवमेंट में अगर लाइट और टेम्परेचर दोनों की जब वेरिएशन होती है उसके वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड nictinestic मूवमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक है, तो nictinestic मूवमेंट का ही सेकेंड नेम है स्लीपिंग मूवमेंट। इट इज़ सीन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। पढ़ा होगा आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जो भी दालों वाले प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, जिसकी रूट नोड्यूल्स में आपके राइजोबियम होते हैं। सब पढ़ा है आपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में। तो ये जो आपके nictinestic मूवमेंट है वो पाई जाती है लिग्यूमिनस प्लांट्स में। द लीफलेट्स फोल्ड इन द इवनिंग एंड ओपन अप इन द मॉर्निंग। तो जो भी उसकी लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं शाम के टाइम पे, और सुबह के टाइम पे वो खुल जाती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे लाइट भी फॉल करती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो दोनों ही स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट्स होती है। दैट्स वाई कॉल्ड nictinestic मूवमेंट्स। नेक्स्ट वन इज योर थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो मतलब टच, नेस्टिक मतलब ऑल डायरेक्शन और मूवमेंट। तो हर डायरेक्शन में या नॉन डायरेक्शन, हर डायरेक्शन का मतलब है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, दैट्स वाई उसको नॉन डायरेक्शन कहते हैं। तो थिग्मो टच की वजह से अगर मूवमेंट हो रही है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट।
The non-directional movement of a plant in response to the contact of an object is called thigmonastic movement. In the insectivorous plants, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, इंसेक्टिवोर, जो अपने पिक्चर प्लांट पढ़ा होगा आई थिंक. तो इन द insectivorous plants like Drosera, the tentacles shows variations in movements on coming in contact with an insect. The stimulus touch of an insect is transmitted to the entire leaf and all the tentacles bend over the insect. तो उसमें आपने पढ़ा था जो आपका पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है, उसमें इस तरह से उसका मुंह खुला होता है, जैसे उसके अंदर प्लांट जाता है तो उसके अंदर के जो आपके पतली पतली प्रोजेक्शंस होते हैं टेंटेकल्स, वो क्या करते हैं, वो एकदम से बंद हो जाते हैं, ठीक है. तो सारी जो उसकी टेंटेकल्स हैं वो मूव करती हैं उस टाइम पे, और ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. तो दैट्स वाई दिस इज, जैसे ही वो इंसेक्ट टच होगा यानी कि थिग्मो, और वो सारी बंद हो जाएंगी, यानी कि किस तरह से एंटर हुआ वो इंसेक्ट है वो सब डिपेंड नहीं करता है, हर डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगी. तो ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जैसे ड्रोसेरा हो गया, टेंटेकल्स जो हैं वो वेरिएशंस या मूवमेंट्स शो करते हैं जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं किसी इंसेक्ट के. तो स्टाइमुलस क्या हुआ, जो इंसेक्ट का टच हुआ उसमें कांटेक्ट है ना, तो स्टाइमुलस टच ऑफ एन इंसेक्ट इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर लीफ एंड, और सारी टेंटेकल्स क्या होंगे वो बंद मतलब जो इंसेक्ट है उसको पूरा कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो पूरा ऐसे बंद कर लेते हैं अपने अंदर. तो ये हो गया आपके थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स. तो हैंस प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट there are certain movements shown by some parts which may or may not be categorized as growth movements. तो ये जो हमने सारी movements देखी वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स में आती हैं. ज़्यादातर तो प्लांट आपका ग्रोथ मूवमेंट्स दिखाता है, लेकिन उसके अलावा जो ये सारी मूवमेंट्स देखी वो सारी आपकी नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स में भी आती हैं, ठीक है. अब इसने हमने क्या पढ़ा, प्लांट जो है वो लोकोमोट नहीं करते. लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर उठ के जाना. जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. तो लोकोमोशन और मूवमेंट में यही फ़र्क होता है. मूवमेंट का मतलब सिर्फ हिलना डुलना, और लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन तो नहीं दिखाते, लेकिन कुछ ग्रोथ और नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स शो करते हैं. तो दैट्स वाई मूवमेंट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अब हम देखेंगे डिटेल में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है प्लांट्स में. ये तो हमने देखा कि किस तरह की मूवमेंट्स हैं, स्टाइमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी मूवमेंट्स हैं, हमने कहा एक कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं. तो ठीक है, इन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. वो कैसे होता है, तो जो आपका प्लांट्स हैं उसमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो सारा का सारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल बेस्ड होता है. और वो केमिकल्स कौन होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, ठीक है. तो हार्मोन्स या केमिकल एक ही बात है. केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, दैट इज प्लांट हार्मोन्स. प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है, उसमें सारा कोऑर्डिनेशन केमिकल्स की वजह से होता है. दैट्स वाई प्लांट हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन उन्हीं की वजह से होगा. प्लांट्स डू नॉट पोजेस नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स एंड रिलाई एंटायरली ऑन केमिकल कोऑर्डिनेशन. Their responses are therefore slower and they often involve growth, ठीक है. क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, तो हम जो है हमारे अंदर की जो कोऑर्डिनेशन है बहुत फास्ट है, लेकिन प्लांट्स में उतनी फास्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, सिर्फ क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है हार्मोन्स की वजह से. और हार्मोन्स की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होती है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है. अब आगे से डिटेल में देखते हैं. As some of these chemicals stimulate plant growth while some others retard the rate of growth, these chemicals are also referred to as plant growth regulators, या इन्हें ही कहते हैं फाइटोहार्मोन्स. क्या बोला हमने, ये जो केमिकल्स हैं वो स्टाइमुलेट या इनिशिएट करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है. कुछ एक जो केमिकल हैं वो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ जो है उसकी ग्रोथ को रोकते हैं. रिटार्ड मतलब अपोज करना, तो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं, रोक देते हैं. तो ये जो केमिकल्स हैं इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइटो हार्मोन्स. फाइटो मतलब प्लांट्स और हार्मोन्स मतलब केमिकल्स, तो प्लांट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स. और बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स हमें देखेंगे, दीज आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ठीक
ठीक है। तो प्लांट हार्मोन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ को बढ़ाने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले। ग्रोथ प्रोमोटर्स में आएंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, और ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि ग्रोथ रोकने वाले में आएंगे इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। ये कौन सा है? ये है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ये है ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच एनहांस ग्रोथ ऑफ स्टेम और कोलियोपोटाइल सेक्शंस, बट इन सम concentration are incapable of causing growth on intact root come under auxin। क्या बोला? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बढ़ाते हैं स्टेम की या कोलियोपोटाइल सेक्शन की ग्रोथ को, लेकिन इन सेम कॉन्सेंट्रेशंस आर इनकेपेबल ऑफ कोजिंग। लेकिन जितनी भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे ऐसा तो नहीं कि जितना स्टेम बढ़ता है उतनी रूट भी बढ़ती है, नहीं होता ना ऐसा। तो ये ग्रोथ तो कॉज करते हैं लेकिन रूट्स को इंटैक्ट रखते हैं, रूट पे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं शो करते, ठीक है। और तो इसमें आता है आपका कौन सा? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के हम 2-3 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है आपका IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इट इज़ अ नेचुरल ऑक्सिन और इसको सिंथेटिक बनाया भी जाता है लैब्स में भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नेचुरल ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, लेकिन फर्दर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से 2-3 बेसिक टाइप हम देख रहे हैं। फर्स्ट है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि एक नेचुरल ऑक्सिन है और साथ में बोथ कैटेगरीज में इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लैब्स में। वाइल जो आपका नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है NAA और दूसरा है 2HD, ये दोनों ही कैसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। तो आप 2-3 इनके एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो फंक्शन है फर्स्ट सेल इलोंगेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है सेल की लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि ग्रोथ को, है ना, उसका साइज को बढ़ाएगा। तो फर्स्ट इज सेल इलोंगेशन, जो अभी हमने पढ़ा इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, दैट ब्रिंग द एनलार्जमेंट ऑफ सेल बाय इंक्रीज्ड एंडोस्मोसिस, डिक्रीज इन वॉल प्रेशर एंड इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने कहा सेल को लंबा करेगा, सेल को लंबा करेगा यानी कि ग्रो करेगा। तो ग्रोथ के लिए ये चाहिए आपको, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? एंडोस्मोसिस का रेट को बढ़ा देता है। एंडोस्मोसिस पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस का प्रोसेस बढ़ा देता है, वॉल के ऊपर जो टर्गर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है, और जो साइटोप्लाज्म की परमेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करता है, ताकि तेज़ी से चीज़ें अंदर बाहर आएंगी जाएंगी, तो जो सेल है वो जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। सेकेंड इज योर रूट इनिशिएशन ऑन कटिंग। तो जैसे आपने देखा होगा स्टेम कटिंग, है ना, हम स्टेम जैसे रोज़ की स्टेम को काट के लगाते हैं, फिर उसमें से रूट्स निकल आती हैं। तो ये रूट को इनिशिएट करता है, जो भी स्टेम कटिंग से आप या कोई भी कटिंग से या किसी प्लांट को लगाते हो। तो फॉर अ सेक्शुअल प्रोपेगेशन NAA, that is naphthalene acetic acid, is used to initiate root formation in the stem cuttings। तो stem cutting में जो roots निकलती हैं वो किसकी वजह से निकलती हैं? नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन का ही टाइप है, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने जब प्रोपेगेशन जो आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स में, तो वहाँ पे ये सेक्सुअल टाइप की प्रोपेगेशन में आता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट से हमने पढ़ा था, तो रूट इनिशिएशन के काम आता है। देन नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिकल डोमिनेंस। अब जो ग्रोथ होती है प्लांट की, है ना, तो आपने देखा हमेशा वो एपिसिस पे, जो एपिक्स जो आपका पॉइंटेड जो टिप्स होती हैं सारी चीज़ों की, वहाँ से वो ग्रो करता है ना, एपिकल ग्रोथ कहते हैं उसको। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है इफ़ द एपिकल बर्ड इज रिमूव्ड लेटरल बर्ड स्प्राउट, दिस इज यूज टू प्रमोट ब्रांचिंग, फॉर एग्जाम्पल हैज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। तो जैसे आपको पता है कोई भी प्लांट लगाते हो तो उसके ऊपर जैसे वहाँ पे वो बर्ड्स निकलती हैं, हमेशा टॉप पे निकलती हैं, ठीक है, टॉप पे निकलती हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा प्लांटेशन में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप फूल वगैरह लगाते हो, तो आपने देखा होगा कई बार प्लांट जो बहुत बड़ा ऊंचा हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी ब्रांचिंग आती है और बहुत टॉल हो जाता है। लेकिन हम जो अपने फ्लावर पॉट्स वगैरह में लगाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि उसकी हाइट ना ज़्यादा बढ़े, ठीक है, वो लेटरली यानी कि साइड वाइज को ज़्यादा इंक्रीज़ करे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से भी उसकी शूट्स की टिप्स निकलते हैं उस टिप को आप वहाँ से अगर कट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, बिल्कुल ऊपर वाला टॉप नोच वो वाला पार्ट हटा देते हो, तो उसी पार्ट से 2-3 ब्रांचेस निकल जाती हैं, यानी कि वो लेटरली साइड्स को बढ़ जाता है।
तो हमें पता है एपिकल में डोमिनेंस है, यानी कि ग्रोथ हमेशा एपिक्स में होनी है। तो आप एपिकल इस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ब्रांचिंग करने में। अगर आपको उससे ज़्यादा ब्रांचिंग चाहिए तो एपिक्स जो उसका एपेक्स है वहाँ से उस वाली बर्ड को थोड़ा सा रिमूव कर दोगे तो वहीं पे ब्रांचिंग हो जाएगी। और ये सब चीज़ें आप हेज मेकिंग है ना, देखा होगा आपने जो आपकी आउटर बाउंड्री में बहुत सारे लोगों ने हेज लगाया होता है ना, तो कितनी प्रॉपर शेप में होता है, तो उसमें भी यही है आपका, उसके टिप्स को कट करते रहते हैं तो साइड को वो ग्रो करता रहता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। और वैसे ही हम टी प्लांटेशन में करते हैं, टी के, क्योंकि टी लीव्स को कलेक्ट करना होता है तो हम नहीं चाहते कि टी प्लांट्स बहुत ऊंचा हो, तो उसका साइज़ छोटा ही रहे, ब्रांचेस ज़्यादा हों ताकि लीव्स ज़्यादा लगें। तो वहाँ पर भी हम उसके जो स्प्राउट्स होते हैं ऊपर वाले उनको बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं ताकि वो लेटरली है ना साइड्स को फैले ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज योर पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी, तो ये वर्ड काफ़ी बच्चों ने नहीं भी सुना होता है। तो जो आपके बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं सीडलेस, जैसे बनाना हो गया है ना, तो ये सारे आपके पार्थेनोकार्प्स बोलते हैं हम इनको। तो व्हेन ऑक्सिन इज अप्लाइड टू सम फ्लावर्स, व्हेन ऑक्सिन इज अप्लाइड टू सम फ्लावर्स it induces parthenocarpy, that is ovary enlarges and develops into seedless fruit, that is unfertilized. Seedless tomatoes are widely produced by this method. क्या क्या हमने पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जो आपके ये फर्टिलाइजेशन से नहीं प्रोड्यूस होते, जो भी आपके फ्रूट्स हैं ना जो आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे आप क्या करो, जैसे किसी प्लांट में, जैसे अब टमाटो का एग्जांपल लिया है इसने, तो आजकल बहुत सारे टमाटोज देखने को मिलते हैं उसके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है, तो जैसे आपका टमाटो में फ्लावर आएगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रे कर देते हो अगर ऑक्सिन, ये सारे केमिकल्स आपको आराम से शॉप्स में मिल जाते हैं, तो आप इसको हल्का सा स्प्रे कर दोगे तो उसकी जो ओवरी होगी एकदम से वो लार्ज हो, एकदम से मतलब नॉट इंस्टेंटली बट विद टाइम ये ग्रो करेगी, काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाएगी और वहीं पे उसका फ्रूट बन जाएगा। लेकिन वो फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्रूट सारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो इसमें भी यूज़ होता है आपको ऑक्सिन। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो ऑक्सिन की एप्लीकेशन अगर आप करते हो, उसको स्प्रे करते हो कहीं पर किसी फ्लावर्स पे, किसी प्लांट पे, तो ऑक्सिन एप्लीकेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बाय कन्वर्टिंग एडीपी इनटू एटीपी। ऑलरेडी हमने ये सारा रेस्पिरेशन में पढ़े हैं वर्ड्स ना, तो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसमें भी ऑक्सिन जो है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट इज और कैलस फॉर्मेशन। तो ये कैलस मीन क्या होता है, देखो कैलस होता है आपका काफ़ी सारा इरेगुलर मास जो कि सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन पॉसिबल है, अभी नहीं हुई है, तो हम उसको है ना ऑलरेडी जो आपका रॉ फॉर्म में काफ़ी सारा लिविंग इरेगुलर आपका मटेरियल मासेस होते हैं, उसे कहते हैं हम कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन, cell divides at a rapid rate and leads to callus formation at the point of auxin application। जैसे आप ऑक्सिन अप्लाई करते हो किसी प्लांट के ऊपर तो उसमें जो है सेल फटाफट से डिवाइड होती है और बहुत सारा इतना सारा मास बना देती हैं जो फर्दर सेल डिवाइड को कर सकता है ना, लेकिन अभी उसमें सेल डिवाइड नहीं हुए हैं और काफ़ी सारा मास है वो, तो उसी को कैलस कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन टिश्यू कल्चर, है ना, तो टिश्यू वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है टिश्यू कल्चर के बारे में तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ओके, नाउ इन द जर्मिनेटिंग रूट्स द ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द decapitated root. Thus the same substance promotes the growth of one part of the plant and retards another. The hormone acts as a switch or a trigger. तो उसने क्या कहा, जैसे आपने देखो कभी जर्मिनेशन की हो, आपने सीड्स को जर्मिनेट किया हो, तो उसमें ऐसा नहीं कि रूट वो बढ़ती जाएगी, है ना। जर्मिनेशन में क्या होता है, सीडलिंग बनती है, वो रूट जैसे स्प्राउटिंग करते हैं हम लोग, तो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद जो है वो रूट की ग्रोथ को रोक देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। तो वैसे ऑक्सीजन का काम बढ़ाना है, लेकिन कहीं पर ये दोनों पर्पस भी सॉल्व करता है, तो ये प्रमोशन एज वेल एज समटाइम्स रिटार्डेशन का भी काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सिन, जो कि फर्स्ट प्लांट हार्मोन हमने पढ़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सेकेंड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आर द केमिकल्स विच एनहांसेस साइटोकाइनेसिस इन द सेल्स ऑफ वेरियस प्लांट टिश्यूज। अगर आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, है ना। जब एक सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है आपका, पहले अंदर जो न्यूक्लियस है वो अलग होता है,
ठीक है। तो न्यूक्लियस का अलग होना, दो पार्ट्स में डिवाइड होना, दैट इज़ कॉल्ड कैरिनोकाइसिस। और जब साइटोप्लाज्म अलग होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनिन जो केमिकल है वो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का जो डिफ्रेंशिएट होना है, अलग होना है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी मैंने, साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ अ सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस और मियोसिस ब्रिंगिंग अबाउट द सेपरेशन इनटू टू डॉटर सेल्स ना। तो जब आपका एक सेल डिवाइड होता है तो पहले न्यूक्लियस जो है, अंदर ही न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस आपका अलग हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो भी अलग हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड कैरिनोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म का सेपरेट होना है दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो उसको एनहांस करता है ये वाला केमिकल या हार्मोन। Cytokinesis are a bunch of plant growth regulators which are primarily involved in performing cellular division in plant roots and shoot system। तो वही साइटोकाइनेसिस के में वाला ही फंक्शन परफॉर्म करता है, किसमें, रूट सिस्टम में भी और शूट सिस्टम में भी। अब देखते हैं इसके और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है सेल डिवीजन, ठीक है। अभी हमने ऊपर देख लिया, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेल एनलार्जमेंट, सेल का साइज इंक्रीज करने में, ग्रोथ, क्योंकि ये भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिग्निफिकेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर में जब टिश्यू वाले चैप्टर में, कैम्बियम क्या होता है आपका, ये लेटरल वाला पोर्शन, ठीक है। एक तो आपका एपिक्स ऊपर की तरफ को जो है वो इंक्रीज करता है प्लांट, और एक डायमेट्रिकली ना चौड़ा या कि हॉरिजॉन्टल वे में जो इंक्रीज करता है। तो साइटोकाइनिन जो आपका प्लांट हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है जो कैम्बियम है उसकी, देखो, लिग्निफिकेशन है, ये भी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो लिग्निफाइड करना और उसकी सेल डिफ्रेंसिएशन करना ताकि वो जो है डायमेट्रिकली इंक्रीज करे, उसी को हम जो डायमेट्रिक वाइज वो इंक्रीज करता है जो उसका, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम। नेक्स्ट है फॉर मॉर्फोजेनेसिस और डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, प्लांट रिक्वायर बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे अलग से मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। देखिए, ये प्रोसेस होती है ऑफ शेपिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द जेनेटिकली एक्टिव ब्लूप्रिंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। जैसे आपकी जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसकी जो शेप है, ठीक है, तो शेप और जैसा आपका जिससे वो डेवलप हुआ है ना, तो उसकी जो शेप है बिल्कुल वैसी ही आए जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन वाली शेप है ना। तो प्रोसेस ऑफ शेपिंग एन ऑर्गेनिज्म और डेवलप करना उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को अकॉर्डिंगली, जैसे उसमें जीन्स आए हैं पीछे से ना, वो पूरा आपने पढ़ा है ब्लूप्रिंट्स, जो आपका जिस पेरेंट से आपका नेक्स्ट स्पीशीज़ बनती हैं। तो ये बेसिकली वो प्रोसेस है जो शेप के लिए ना, शेप जो सेम टाइप की शेप चाहिए, जो जेनेटिकली जिस टाइप के जीन्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो शेप बनाएगा, तो सेम स्पीशीज की सेम बनेगी। तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो फॉर मॉर्फोजेनेसिस और डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, प्लांट रिक्वायर दोनों के लिए, क्योंकि जो आपका ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, दोनों ही आपका सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही जो है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अभी हमने कहा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन। अब देखो, इनका रेशो पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की ग्रोथ कैसी होगी। अगर साइटोकाइनिन वर्सेस ऑक्सिन की रेशो काफ़ी हाई होगी तो ये फेवर करेगा शूट की फॉर्मेशन को, ठीक है। शूट इज़ द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, तो उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की रेशो लो होगी तो इससे रूट सिस्टम जो है वो ज़्यादा फॉर्म होगा, इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। और अगर इन दोनों के बीच में रहती है रेशो तो कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस मतलब वही आपका इरेगुलर मास जो कि सेल डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है ना। तो ये हो गया आपकी इन तीनों की रेशोज के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज योर काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। काउंटर एक्शन मतलब अपोजिट, एपिकल डोमिनेंस जैसे हमने पढ़ा था, जो ऑक्सिन है वो एपिकल डोमिनेंस शो करता है कि जो आपकी
ग्रोथ होती है वो हमेशा एपिक्स पे दिखती है। तो एपिकल डोमिनेंस का वो मतलब होता है ये काउंटर एक्ट कर रहा है उसको, यानी कि उसका उल्टा। तो ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस वेयर एज इट सप्रेसेस एपिकल डोमिनेंस। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है, यानी कि अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सिन। Thus, when cytokinin applied to a lateral buds, it helps in their growth despite the presence of apical bud. तो जिस पार्ट में अगर आप स्प्रे कर देते हो साइटोकाइनिन, ये वाला हार्मोन, तो वहाँ पे ऑल्दो एपिकल बर्ड प्रोड्यूस है भी अवेलेबल, पर तभी लेटरल साइड को जो बर्ड्स हैं वो फटाफट ग्रो करेंगी। तो ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है, उसको काउंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई एंड लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस इन प्लांट्स, है ना। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तब भी प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव करता है बिना किसी डिजीज़ के, यानी कि डिजीज़ को रेजिस्ट करता है। तो जिसमें साइटोकाइनिन जो होगा अच्छा खासा होगा, उस प्लांट में डिजीज़ कम लगेंगे, और जितनी भी टेम्परेचर की वेरिएशंस होंगी ना, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या एकदम से बहुत लो हो गया, तब भी प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट है दे ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है, डॉर्मेंट सीड्स क्या होते हैं बेटा, जो जर्मिनेट नहीं करते हैं ना, फर्टिलाइज नहीं करते, जर्मिनेट नहीं होते, उसमें से सीडलिंग नहीं निकलती। वो कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे किसी सीड की जो आउटर कोटिंग है वो बहुत हार्ड है, या फिर वो ऐसे प्लेस पे है जहाँ उसके अंदर पानी जो है, पानी डेफिशिएंट है, पानी कम है, तो पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये जो डॉर्मेंट सीड्स हैं उसके ऊपर अगर आप इसको स्प्रे करोगे तो उसकी डॉर्मेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आराम से आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो गया कैपेसिटी वो किसी वजह से, तो उसको इंक्रीज़ कर देगा और वो इजीली जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट है डिलेज ऑफ एजिंग, सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। तो जो प्लांट्स है उसकी एजिंग को डिले करता है, ठीक है, यानी कि वो बूढ़ा तो होगा लेकिन थोड़ा स्लो, तो ये डिले कर देता है एजिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ग्रोइंग टिप्स एंड स्टाइमुलेट द डिविजन्स ऑफ सेल एंड देयर इलोंगेशन। दीज एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या है, ये भी आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और ये भी क्या करता है, जो भी आपकी टिप है प्लांट की उसको ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल की डिवीजन फास्ट होती है, सेल ज़्यादा जल्दी से लंबी होती है, तो मोस्टली जो ऑक्सीजन के काम है वैसे ही हैं ये। मोस्टली आपका ऑक्सीजन के जैसे कुछ चीज़ों में साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन जो है साथ में मिलकर वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से जिब्रेलिन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है बिना ऑक्सीजन के। और ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को बढ़ाता है, सेल डिवीजन बढ़ाता है, सेल की इलोंगेशन करता है। ओके, फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम का लंबा होना, तो जिसमें जिब्रेलिन अच्छा खासा होगा उसका स्टेम की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रमोट बोल्टिंग, दिस हार्मोन प्रमोट्स बोल्टिंग दैट इज इंटरनोड इलोंगेशन इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद द रोज हैबिट। देखो इसका बोल्टिंग का क्या मतलब होता है आपका, जैसे कोई जैसे इसमें कैबेज का एग्जाम्पल लिया, बीट रूट का एग्जाम्पल लिया है, तो जो आपके नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स जहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखती हैं ना, नोड इंटर नोड्स, तो दो नोड्स के बीच की जो साइज इंक्रीज करता है ना, दो नोड्स के बीच, ऐसे नहीं प्लांट सिर्फ टिप से ग्रो कर रहा है, तो बीच वाले पोर्शन जहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स है वहाँ से भी ग्रो कर रहा है, तो वो ड्यू टू जिब्रेलिन करता है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स के बीच के पोर्शन को ग्रो करने में। देन इट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखिए इसी के साथ समझते हैं, जैसे आपका शुगर केन है ना, गन्ना होता है, तो उसमें जो आपने ऐसे लाइंस बनी होती हैं ना, शुगर केन अगर गन्ना देखा होगा तो ऐसे नोड्स इंटू नोड्स साफ साफ दिख रहे होते हैं। तो अभी हमने क्या कहा, जिब्रेलिन का काम क्या है, वो दो नोड्स के बीच का साइज इंक्रीज करता है। तो इस तरह से जो सारा ऑल ओवर आपका शुगर केन है वो कितना इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, तो उसके अंदर उससे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगी, तो इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वन इज योर डिले सेनिसेंस। अब ये सेनिसेंस क्या होती है, इट डिले सेनिसेंस हैज द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। सेनिसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, एजिंग, है ना। तो जैसे हर चीज़ है, प्लांट्स हैं जो भी हैं, उसको भी एक सर्टन एज के बाद वो एज्ड हो जाते हैं। जैसे फ्रूट पक गया है तो ये क्या करता है, डिले कर देता है उस चीज़ में। जैसे फ्रूट पक गया है ना, तो वो पक के नीचे गिर जाएगा,
या फिर थोड़े टाइम के बाद एकदम से ख़राब होने लग जाता है। तो अगर यहाँ पे आपने जिब्रेलिन का यूज़ करोगे, वो स्प्रे करोगे, तो ये डिले कर देता है उस चीज़ का ना, जो मतलब एजिंग जो है उसकी, उसको डिले कर देता है। तो फ्रूट जो है वो ट्री के ऊपर थोड़ा और लंबा टाइम तक रह सकता है, जबकि मार्केट में उसको सेल करने का टाइम नहीं आया है। ठीक है, वैसे आपका लीफ सेनेसेंस होता है, अब जैसे लीव्स ग्रो कर रही हैं आपकी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होती हैं, वो उसमें सेल डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज होने लगता है। उस टाइम पे वो डाई आउट तो नहीं होती है, ठीक है, तब उसको कहते हैं कि वो काफ़ी बूढ़ी होगी है, सेनेसेंस। तो दैट इज़ एग्जैक्टली सेनेसेंस मीन्स। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रमोट फ्लावरिंग। तो ये जो जिब्रेलिन है ये स्प्रे करोगे तो उसमें ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, तो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। ओवरकम डोरमेंसी सीड्स की भी और बर्ड्स की भी, है ना, वो जो पीछे बताया आपको, सीड्स अगर किसी वजह से डोरमेंट हो गए हैं या बर्ड जो कली है वो खिल नहीं रही है, बंद ही है, किसी वजह से डोरमेंट हो गई है, तो इसके स्प्रे करने पर वो दोनों ही क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। देन नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो अभी पीछे बताया था पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जो आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, तो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो वही जिब्रेलिन भी यही काम करता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। नाउ नेक्स्ट, ये तीन जो हमने अभी देखे वो तीनों थे आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट इज योर एब्सिसिक एसिड, जो कि आपका ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने वाला है। इसको शॉर्ट में ABA कहते हैं। एब्सिस, AB फॉर एब्सिसिक, A फॉर एसिड, एब्सिसिक एसिड। और इसी का एक और नाम है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस्ड हार्मोन। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। Okay, the abscisic acid is produced in the leaves, stems, fruits and seeds of the plant and then transported to apices through the phloem. These work as growth inhibitors. ठीक है, ऑल्दो यही नहीं, सारे जो आपके ये हार्मोन्स हैं वो ऐसा नहीं कि हर जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के किसी किसी पोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो हर जगह पे डिफ्यूजन्स के थ्रू हर जगह पे पहुंच जाते हैं। तो हर पार्ट में वो अवेलेबल होते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट्स की वजह से। तो जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो लीव्स में, स्टेम में, फ्रूट में, सीड्स में हर जगह प्रेजेंट होता है और ट्रांसपोर्ट होकर वो सारी एपिसिस तक पहुंच जाता है। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम क्या होता है आपका, पढ़ा आपने टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पढ़ा है। फ्लोएम जो है फूड को लाने ले जाने के लिए का वर्क करता है, वेस्कुलर आपका टिश्यू है। तो आपका जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ओके, तो इट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, जो आपके प्लांट जो ऊपर वाले आपने तीनों हार्मोन से देखे वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बढ़ाते हैं। ये क्या करता है, उसको रोक देता है, इनहिबिट करता है। ओके, इसका मतलब एग्जैक्टली आप समझ सकते हो, व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि अगर प्लांट को ग्रो करना है, सीड को जर्मिनेट करना है, तो आसपास उसको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए सो दैट कि वो ग्रो कर पाए। लेकिन अगर आसपास की कंडीशन अनफेवरेबल है जर्मिनेशन के लिए, तो जो एब्सिसिक एसिड है ये इंड्यूस कर देता है डॉर्मेंसी इन सीड्स, डॉर्मेंट कर देता है सीड को, यानी कि वो फर्टिलाइज मतलब वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो जो एब्सिसिक एसिड है वो सीड्स को डॉर्मिनेंट कर देता है, वो उस टाइम जर्मिनेट नहीं करेंगे। जब भी फिर फेवरेबल कंडीशन आएंगी देन इट विल जर्मिनेट। इट डिलेज सीड जर्मिनेशन व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशन, या तो उसको बिल्कुल डॉर्मेंट बना देता है या उसकी जर्मिनेशन को डिले कर देता है। नेक्स्ट है फॉर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट, जैसे फ्रूट पक जाते हैं तो वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, उसके लिए भी आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो उसका फंक्शन है। एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग का मतलब होता है, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में भी है, तो विल्टिंग का मतलब मुरझाना होता है ना, कि बार आप काफ़ी तेज़ धूप लगी है या आपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया तो प्लांट डाई आउट तो नहीं होता, लेकिन उसकी लीव्स जो है वो बिल्कुल ऐसे लटक जाती हैं, है ना, मुरझाई हुई सी दिखती हैं। दैट इज़ कॉल्ड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मतलब द डिहाइड्रेटेड कोलैप्सिंग सेल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स कैन no longer remain erect and the plant begins to wilt, और प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। तो जब भी डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन मतलब पानी नहीं उसके पास अवेलेबल, तो सारे सेल जो है वो कोलैप्स करना शुरू कर देती हैं लीव्स के अंदर, और स्टेम जो है वो सीधा नहीं खड़ा रहता, वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो इस तरह से अब प्लांट को कहते हैं कि वो मुरझा गया, बिल्कुल लटक गया है। दैट इज़ कॉल्ड विल्टिंग।
ओके, इट एक्ट्स एज अ सिग्नल टू रिड्यूस शूट ग्रोथ अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, तभी इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो जब भी अगर आसपास पानी की कमी है तो ये सिग्नल भेजता है शूट की ग्रोथ को कम करने के लिए, ठीक है। अगर पानी की वहाँ पे डेफिशिएंसी है, किसी वजह से पानी कम है, तो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन की पानी की कमी की वजह से ये सिग्नल भेजेगा शूट को और उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। तो ये सारी इनहिबिशन के काम करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। ओके, लास्ट हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन इज अ गैसियस phytohormone and is produced in all living tissues of plants. It moves through diffusion process. तो बाकी जो सारे हमने देखे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इथिलीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है। इथिलीन गैस के बारे में आपने सुना होगा, आगे कार्बन कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे। तो फाइटो मतलब प्लांट हार्मोन्स में इथिलीन ही इकलौता क्या है? गैसियस फॉर्म का हार्मोन है और ये सारे ही लिविंग टिश्यूज़ में प्लांट के पाया जाता है। मतलब जहाँ पे भी होगा वहाँ से सारा डिफ्यूजन के थ्रू मूव करके हर पार्ट में पहुँच जाता है ना। गैसेस जो है सबसे फास्ट डिफ्यूज़ करती हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। ओके, इसका फंक्शन में देखते हैं। इट हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ, तो ये भी आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये भी ग्रोथ को कम करने में यूज़फुल है। इट इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये फलों सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो यही है, फलों का पकना, ठीक है। फल जब पक जाते हैं तो उसमें से भी इथिलीन गैस निकलती है और वही गैस जो है उसको पकाने के भी काम आती है। तो इट इंड्यूसेस एपिनेस्टी ऑफ लीव्स, दैट इज़ डाउनवर्ड बेंडिंग। एपिनेस्टी भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एपिनेस्टी नेस्टिक वर्ड से ही आया है। नेस्टिक मूवमेंट है ये भी, यानी कि नॉन डायरेक्शनल। इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट, द वेट ऑफ, एक तो फ्लावर, अभी तो यहाँ पे हमने बात की लीव्स की, अदरवाइज देखिए जो भी आपका अगर फ्लावर का वेट ज़्यादा है, वेट ऑफ हैवी फ्लावर या फ्रूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एपिनेस्टी। तो भार की वजह से क्या होगा? वो नीचे की तरफ को झुक जाएगा, है ना, झुक जाएगा, यानी कि मूवमेंट हुई कौन सी? नेस्टिक मूवमेंट, तो वो भी मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से। और एपिनेस्टी रेफर्स टू द हाउ लीव्स एंड स्टेम टर्न डाउनवर्ड्स व्हेन देयर टॉप्स ग्रो फास्टर देन देयर बॉटम्स, है ना। तो जैसे ऊपर वाला पोर्शन, अगर आपका जो शूट का सबसे अपर वाला पोर्शन है वो अगर बहुत फास्ट ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू जो बॉटम वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अपने आप ही ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ को बेंड कर जाता है। इसे भी हम एपिनेस्टी कहते हैं। तो जो आपका एथिलीन है, इट इंड्यूसेस एपिनेस्टी ऑफ लीव्स, है ना, लीव्स जो है नीचे की तरफ को बेंड कर जाती हैं अगर एथिलीन हार्मोन ज़्यादा है उसमें। नेक्स्ट है, इट इनहिबिट्स इलोंगेशन बट इंड्यूसेस आइसोडायमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। तो ऊपर की तरफ को लंबाई को तो ये इनहिबिट रोकती है लेंथ को, लेकिन आइसोडायमेट्रिक यानी कि साइड वाइज को उसका जो इनलार्जमेंट है उसको हेल्प करती है। देन इट इंड्यूसेस रूट हेयर फॉर्मेशन। जो रूट है आपकी ना, रूट में एक आपकी मेन रूट होती है उसकी साइड पे और आपकी ब्रांचिंग होती है, उसमें हल्के हल्के से जो बालों की तरह दिखाई देता है, दोज आर कॉल्ड रूट हेयर। उनका काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो ये इंड्यूस करती है रूट हेयर फॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा रूट हेयर ग्रोथ करते हैं इसकी वजह से, इसलिए वो जो है ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं रूट्स। देन इट स्टाइमुलेट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। तो जैसे पाइनएप्पल का एग्जांपल दिया है, उसमें स्टाइमुलेट्स मतलब हेस्टन, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होगी, उससे जल्दी जल्दी उसके फ्लावर्स निकलेंगे अगर आप एथिलीन का स्प्रे करते हो, उस पर एथिलीन जो हार्मोन है अगर उसको अप्लाई करते हो। देन इट कंट्रोल्स ऑक्सीजन लेवल्स इन टिश्यूज़। ऑक्सीजन का काम क्या है? प्रमोट करना ग्रोथ को। तो ये ऑक्सीजन के लेवल को ही कम कर देती है उस पर्टिकुलर टिश्यू में, इसकी वजह से भी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। देन इट इंक्रीजेज द डॉर्मेंसी ऑफ लेटरल बर्ड्स एंड इम्प्रूव्स एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो आपका लेटरल बर्ड्स है ना, साइड की तरफ को जो बर्ड्स हैं उसकी डोरमेंसी को इंक्रीज करती है, यानी कि लेटरली वो साइड को नहीं बढ़ेंगी। एंड इम्प्रूव्स एपिकल डोमिनेंस, और एपिकल डोमिनेंस को होने देंगे। ऑब्वियसली लेटरल वाली को रोक देंगे तो बचेगी कौन सी? एपिकल वाली। तो एपिकल डोमिनेंस यानी कि ऊपर की तरफ को फिर वो बढ़ेगा, साइड को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। लेटरल बर्ड्स जो है वो उनको डोरमेंट कर देता है, यानी कि वो आगे जर्मिनेट नहीं करेंगे, उसमें से आपकी आगे और बर्ड्स नहीं निकलेंगी। देन नेक्स्ट है आपका एथिलीन स्टाइमुलेट्स एब्सिशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। ठीक है, एथिलीन जो है स्टाइमुलेट मतलब तेज कर देती है किसको? एब्सिशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। एब्सिशन होता है नेचुरल शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। जो नेचुरल वे में आपकी पत्तियां झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो इस सारी
इस सब को होने के लिए वो स्टाइमुलेट तेज़ी से करती है। इन सब चीज़ों को जो फॉल डाउन है वो तेज़ी से होगा अगर वहाँ पे एथिलीन ज़्यादा फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिए सारे प्लांट हार्मोन्स। टोटल 5 थे आपके, फर्स्ट 3 आपके ग्रोथ प्रमोटर से और बाकी 2 जो थे आपके ग्रोथ इनहिबिटर से। सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, और एक चीज़ आपकी रह गई थी ऑक्सिन, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला प्लांट हार्मोन। तो वहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, तो उसमें लिखा है एक वर्डिंग की जहाँ को आपका लाइट फॉल करती है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लाइट की वजह से ऑक्सीजन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा था कि जो स्टेम का लेंथ है वो शेडी है ना, शेड वाली तरफ जो है ज़्यादा ग्रो करता है। तो उसको ठीक से समझते हैं क्या मतलब है इसका बोलने का। ये देखिए, इस तरह से कोई सीडलिंग है, ठीक है, ऐसे लंबी सी सीडलिंग है, तो क्या होगा जैसे लाइट इस तरह से फॉल कर रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन देखिए जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा तो होगा लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इस तरफ को डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे उसकी कमी है उस तरफ को वो ज़्यादा मूव करेगा, प्रोड्यूस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, तो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड इस तरह से होगी, है ना, चाहे आप इसको जियोट्रोपिज्म भी समझ सकते हो। तो इसका डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे ग्रो ज़्यादा कर, वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ये क्या होगा डिफ्यूजन की वजह से नीचे की तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो जो स्टेम ग्रोज टुवर्ड, जो स्टेम है वो ग्रो तो लाइट की तरफ को कर रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा कौन से पोर्शन में, जहाँ पे लाइट नहीं फॉल कर रही है, यानी कि शेड वाले पोर्शन में। देखिए फॉर्म तो ज़्यादा यहाँ पे होगा, बनेगा यहाँ पे, लेकिन सारा का सारा मूव कर जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस किसकी, ऑक्सीजन की, कहाँ पे, यहाँ पर शेडी वाले पोर्शन में। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो स्टेम ग्रो जो होगी वो फास्टर करेगी, तो डार्क साइड पे स्टेम जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। और इसी की वजह से देखिए वाला पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये वाला क्या करेगा, जियोट्रोपिज्म की वजह से नीचे को बेंड कर जाएगा। तो ऑक्सीजन विल मूव डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑक्सीजन जो है मैंने कहा नीचे की तरफ जा रहा है, जा तो डिफ्यूजन प्रोसेस से रहा है, लेकिन किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एंड लेटरली अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूसरी तरफ को जा रहा है। सेल ग्रो मोर इन एरियाज, तो यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो सेल ग्रो मोर इन दीज एरियाज ऑफ प्लांट वेयर ऑक्सीजन आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिखा है वो करेक्ट है कि जगह पे आप उसको गलत भी डिपिक्ट किया है। तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन तो ज़्यादा वहीं होगी जहाँ पे लाइट फॉल करेगी, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ को मूव कर जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, और डार्क वाले या शेड वाले पोर्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा तो आगे वाला जो है बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ को। तो ये भी आपका ऑक्सीजन के बारे में लिखा था आपके एनसीईआरटी में, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो ये आपका प्लांट वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल वाला सेक्शन देखेंगे।